हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूटेट का सेकंड पेपर। ठीक है, यूटेट सेकंड पेपर का आज हम यहाँ पर करेंगे साइंस वाला पार्ट। ठीक है, तो आपके कमेंट आ रहे थे कि साइंस वाला करा दीजिए, तो फटाफट से हम साइंस के करेंगे पिछले 4 सालों के पेपर। ठीक है, 4 सालों से पिछले निरंतर 4 सालों से साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूटेट के अंदर। आपके एग्जाम से पहले आप पिछले 4-5 सालों के पेपर जरूर देख के जाना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इसमें देखेंगे भी। ठीक है, चलिए हम साथ ही साथ आपको बताते हुए चलेंगे। हम 2019 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो ये पेपर है इसमें 2019 का है, तो केवल हम साइंस देखेंगे, मैथ्स नहीं देखेंगे, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, कैलकुलेशन वगैरह होती है। ठीक है, तो अभी हमें केवल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। 121 से यहाँ पर शुरू होंगे, 150 तक के क्वेश्चन जाते हैं हर पेपर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2019 का है, तो इसमें है कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि का सबसे पहले जब किसी में प्रयोग होता है तो सबसे पहले क्या होती है, कोई भी समस्या होती है, उस समस्या की प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, कि समस्या की पहचान की जाती है, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये दिया गया है। जली लकड़ी का उत्पाद होता है, जब लकड़ी जलती है तो उस उत्पाद नंबर 1 तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दूसरा उससे दोस्तों क्या निकलती है, वेपर निकलती है, यानी कि जल वाष्प निकलती है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, जिसमें ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जब खाद्य पदार्थों की जांच होती है उसमें कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है आपका कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का, ऑप्शन बी ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं। देखिए, पेट्रोलियम का उत्पाद आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों सीएनजी जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ये इसका उत्पाद नहीं है। बाकी ये 3 के 3 क्या है, पेट्रोलियम का उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर जो होते हैं उनको कौन सी गैस का मिश्रण दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहली बात, सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो तो बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें हीलियम की इनको जो हीलियम गैस दी जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है। ठीक है, तो इसलिए हीलियम इनको दी जाती है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। ठीक है, श्वसन तंत्र से जुड़ी अगर बीमारियों का आएगा तो इसमें जो निलंबित सूक्ष्म कण होते हैं ना, जिसको सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं, तो वो बहुत जरूरी होते हैं। तो ये मुख्य कारण होता है बीमारियों का, किससे, श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों का। आगे बढ़ेंगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे कम होगी। देखिए, वाष्पीकरण आपने पढ़ा था 9th क्लास के एनसीईआरटी में। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना है भाई। 6 से लेकर के 10 तक की कक्षा, खास आपको बता दूं 8, 9, 10 ये 3 कक्षाओं की एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ ली है, तो आप जो है आराम से अच्छे खासे नंबर लेके आ जाओगे। कई किताबों के चक्कर में पड़े रहते हैं लोग, कई किताबें ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं और पूछते रहते हैं क्या पढ़ें क्या पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी इज रामबाण। तो एनसीईआरटी ही आपको क्लियर करनी है। सबसे पहले 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी आपने कंप्लीट तरीके से पढ़ ली तो बता रहा हूँ आपको, आप कर पाएंगे। हमने स्कूलों में पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी का कोर्स हमने पढ़ा रखा है, तो हमको पता है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये 9th क्लास का टॉपिक है वाष्पीकरण। ठीक है, 9th क्लास का। तो वहाँ पर देखिए वाष्पीकरण कैसे बढ़ता है। एक तो सतह क्षेत्र बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तापमान, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे भी क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा। अगर हवा तेज चलती है, ठीक है, हवा अगर चलती है तो हवा से भी क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और दूसरा, इसमें अगर आर्द्रता अगर बढ़ जाती है तो ये कम हो जाएगा ना, आसपास अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घट जाता है, तो भाई इसमें वाष्पीकरण की दर धीमी होने के लिए पूछ रहा है, सबसे धीमी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ जाता है, यहाँ से भी कोई बहुत बड़े, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तापमान, ये इसकी दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ना तो सतह क्षेत्र ज़्यादा है ना ही तापमान, तो तब क्या हो जाएगा, कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, जैसे कि आप देख लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सही कथन आपको चुनना है। 4 कोड इसमें दिए गए हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं। क्या सभी धातुएं तन्य होती हैं? आपको पता होना चाहिए, तन्यता का गुण होता है, जो धातु होते हैं उनमें तन्यता का गुण होता है। ठीक है, अब आपको बता देता हूं मैं, सभी धातुएं तन्य नहीं होती है ना। कुछ धातुएं आपको पता है, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम तान कर खींच कर एक तार जैसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। धातुओं का एक सामान्यतः गुण है कि सामान्यतः धातुएं जो है मोस्टली क्या होती हैं, तन्य होती हैं, ठीक है। तो उनको खींच करके तार टाइप में बनाया जा सकता है। कुछ धातुएं तन्य होती है, भाई धातुएं नहीं होती है, धातुओं में तन्यता का गुण होता ही नहीं है, ठीक है। धातुएं क्या होती है, भंगुर होती हैं। तो ऑप्शन केवल 3 सही है। तो ऑप्शन केवल 3 किस में आ रहा है, कथन 3 सत्य है, कथन 1 2 और 4 असत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर को बिल्कुल ठीक होने वाला है आपका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो भाई कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है, ठीक है। 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां। प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था। जो पहला कृत्रिम सिंथेसाइज जो जीन था वो किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल सही होने वाला है। 130। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों, तो ग्लाइकोजन होता है। कवकों में जो खाद्य पदार्थ संचित, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें ग्लाइकोजन होता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। मुक्त जीवित, तो इसमें सही जवाब होगा एजोबैक्टर का, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये राइजोबियम भी करता है वैसे, ठीक है। तो ये कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलते हैं करके, मिट्टी में वगैरह में मिलाते हैं, जो प्लांट्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये एरिल होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों उसको एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है, जिसको आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड अगर प्राप्त किया जाता है, तो अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त किया जाता है ये, लाल शैवाल से, हरी शैवाल, भूरी शैवाल या नीली हरी शैवाल से। दोस्तों लाल शैवाल से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, लाल शैवाल। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल में शामिल होता है, तो मैग्नीशियम होता है भाई, क्लोरोफिल में शामिल है ना मैग्नीशियम। ऑप्शन सी यहाँ पर को सही होगा। आगे बढ़ेंगे, 137 है, गूथे आटे की किसी लोई या पेड़े को बेलकर समतल चपाती का रूप दिया जाता है, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने से किसी की आकृति आप क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। आकृति बदलने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, पेशी बल लगाएंगे ना, तो पेशी यानी कि मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल आप करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश क्या होगा, तो साथियों आप पता ही है जब हम किसी चीज को देखते हैं तो कैसी स्थिति में हम देख पाते हैं, जब प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों की ओर जो है परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर आता है, तभी तो हम उस चीज को देख पाते हैं ना। जैसे कोई कलर है, विभिन्न कलर हैं, उन कलरों में जो कलर परावर्तित होकर हमारी आंखों में आ जाता है, आंखों की तरफ परावर्तित होकर आता है हमारी आंखों में, तो उसी को हम देख पाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए वो करते हैं अवश्रव्य ध्वनियां। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। इसीलिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता वगैरह, ठीक है, तो ये जब भूकंप आने से पहले ही अपना एक इंडिकेशन देते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं या इनको पता चल जाता है, कुल मिला के कहने का मतलब है ना। चलिए आगे, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है, ध्वनि की जो प्रबल है, कितनी प्रबल है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसका जरा कंपन के जो आयाम होते हैं ना, उन आयामों के आधार पर देखिए आपको पता ही है ध्वनि किस प्रकार से चलती है, तो उनका किस प्रकार उनके कणों में कंपन होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। उसका तारत्व, उसकी आवृत्ति वगैरह, तो ये कंपन के जो आयाम होते हैं उसके द्वारा होता है। ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे तो पेपर बहुत लंबा हो जाता है यार, इसीलिए जो है हमको अभी फटाफट ये देखना है कि पिछले कुछ सालों में कैसे पेपर आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारे जो है आपको भाई 9th 10th 8th इन क्लासों में मिलते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। मैं हमेशा से आपसे बोलता था कि आपको यही पढ़नी है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए। अब चलिए, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ये भी देखिए 9th क्लास में है, ठीक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से आप क्या समझते हैं, वेग समय ग्राफ क्या करता है, ठीक है, ये त्वरण को बताता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी होता है। तो इस प्रकार से चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यू अपॉन टी या वी अपॉन टी, इस प्रकार से वेलोसिटी वी अपॉन टी या यू अपॉन टी होगा। तो चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों
ठीक है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट दे रखा है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे या विभिन्न त्वरण होंगे या पर एक समान परिमाण के बल कार्य करेंगे या जड़त्व में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा, किसी भी क्षण इनके वेग समान होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन के द्वारा वस्तु को चमकदार बनाने के लिए विभिन्न निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे आप जो है कोई भी गाड़ी देखते हैं या किसी प्रकार का कुछ ऐसे देखते हैं, या जैसे आपके पास बुलेट होगा, ठीक है, उसका साइलेंसर और वो इंजन जो होता है वो बिल्कुल चमकदार होता है ना, तो वो कैसा होता है, क्रोम का इस्तेमाल किया गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो उनको चमकाने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है ना, क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो भाई वोल्टता को निरूपित करता है किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर को सही होगा। आगे बढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र धाराओं के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो गलत है उसको बताना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको, तो ये सही है। विद्युत जो चुंबकीय रेखाएं क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र की होती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती हैं। तो ये यहाँ पर सही नहीं है, तो हमको असत्य कथन ही यहाँ पर को बताना था, तो हमको मिल गया दोस्तों। बाकी डी वाला भी सही ही होगा। आगे बढ़ते, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है, तो इस विषय को सिखाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका होगा वो क्या हो सकता है। अगर आप शिक्षक हैं, आपको क्या बताना है, बल के बारे में सिखाना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उनको दिखाएंगे ना विभिन्न चीज़ों में जिनका बल का प्रयोग होता है। आप टेबल उठाकर दिखा सकते हैं, आप किसी अलमारी को खिसकाकर दिखा सकते हैं, आप अन्य प्रकार के जो बल हैं उनको दिखाने के लिए अन्य अन्य गतिविधियां करके दिखा सकते हैं, उनको वीडियो दिखा सकते हैं, उनको खुद करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शन आप कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट जो विधि रहेगी वो प्रदर्शन रहेगी। आगे, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अगर वो सिखाना चाहता है तो सबसे अच्छा इसका तरीका क्या अपनाना चाहिए टीचर को, कुल मिला के प्रश्न ये है। तो आप क्या करेंगे, उनको अगर विविधता सिखानी है प्रत्येक जीवों के बीच, तो आप क्या करेंगे, उनको ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर वो खुद देखेंगे। ठीक है, आप छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पति और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करने को कहेंगे। ठीक है, वो जैसे जैसे जीवों को देखेंगे उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं और क्या क्या विविधताएं हैं, वो सारी चीज़ें वो जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके बाद जो है क्या करेंगे, वो उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा बायोडाइवर्सिटी पढ़ाने के लिए। आगे पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो देखिए प्रयोगशाला में काम करना, बिल्कुल वैज्ञानिक जो है प्रयोग पर तो आधारित है विज्ञान, तो प्रयोगशाला में काम करना सबसे बढ़िया है। बाकी विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन और क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान ओलंपियाड, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये नहीं है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो है प्रयोगशाला में काम करना ही सबसे जरूरी है, उपयुक्त भी है। शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से यह एक है कि विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके या छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ज्ञान अनुक्रमिक तरीकों से हासिल नहीं किया गया है। तो जो इसकी मुख्य सीमा है उस सीमा में से एक आता है दोस्तों, छात्र को अधिक से अधिक जो है बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक काम कराना क्या है इस सीमा में मुख्य पद्धति, परियोजना सीमाओं में। तो प्रोजेक्ट जो मेथड है उसमें सबसे मुख्य है, तो ऑप्शन कौन सा, बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस 2019 के पेपर से। छात्रों द्वारा अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए। तो दोस्तों प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये 50 क्वेश्चन थे यार, न सॉरी 50 क्वेश्चन नहीं, ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो 121 से 150 तक। अब हम चलते हैं फटाफट से 2020 के पेपर में। 2021 के पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए, BHC और
मेलाथियन जो है क्या है। देखिए यहाँ पर BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक कीटनाशक है, ठीक है। 121 का बी यहाँ पर को बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है। रेडिएशन प्रदूषक जो आयोडीन 131 से होता है, ऑप्शन सी इसका एक उदाहरण है। कोयले का शुद्धतम रूप क्या है, एंथ्रेसाइट। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। शुष्क बर्फ का गलनांक कितना होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर आइस का, शुष्क बर्फ किसको बोलता है, बोला जाता है शुष्क बर्फ है। कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को शुष्क बर्फ बोला जाता है, ठीक है। यह आपको पता ही होगा। तो इसका जो है 273 केल्विन होता है इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक जीवित निकाय के द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कहते हैं। तो एक जीवित निकाय को कहते हैं जीव दीप्ति कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होगा। बाकी आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिसको ये चीज़ें हिंदी में समझ नहीं आती है या इंग्लिश में जिन लोगों ने पढ़ा है, तो क्योंकि साइंस ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ते हैं लोग। एक अधातु जो कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो वो कौन सा अधातु है। जो वैसे मोस्टली क्या होता है, जो धातु होते हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के कुछ सुचालक होते हैं, बाकी अधातु कुचालक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु हैं जो विद्युत और ऊष्मा क्या है, सुचालक हैं। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पर पूछ रहा है, तो ग्रेफाइट उसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फास्फोरस के एक अणु का सूत्र कितना होता है, तो दोस्तों P4 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जैसे ऑक्सीजन के कितना होता है, O2 होता है, हम ना इस प्रकार से लिखते हैं। और नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं, है ना। कभी भी खाली ऑक्सीजन को और ऐसे नहीं लिखा जाता। तो उसी तरीके से फास्फोरस का भी P4 होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ड्यूराल्यूमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम इस कारण से मिलाया जाता है कि एल्यूमिनियम जो मिलाया जाता है ना, थोड़ी सी इसमें हल्कापन आ जाए, तो इस वजह से एल्यूमिनियम को इसमें मिलाया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो दोस्तों खट्टे दूध। देखिए दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है, ये भी ठीक है दोस्तों। मधुमक्खी के डंक है, ठीक है, इसमें मैलेइक एसिड नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर जो है नॉर्मल भाषा में फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। चाहे मधुमक्खी का डंक हो या फिर बिच्छू का डंक हो, इसमें मेथेनोइक एसिड होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मधुमक्खी की फार्मिंग होती है ना, तो आप उसकी जैसे फार्मिंग करते हैं, तो उसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, मधुमक्खी में फार्मिक एसिड होता है। तो सिरका में एसिडिक एसिड, ये भी सही है। बाकी 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 129 का बी सही रहेगा, ठीक है। 1, 2 और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन क्रिस्टलीकरण के लिए सही है। क्रिस्टलीकरण के लिए कौन सा सही रहेगा, यह भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल ठीक है। क्रिस्टलीकरण किसी चीज़ के क्रिस्टल बन रहे हैं, तो क्रिस्टलीकरण में जो है सबसे ये जरूरी है, ठीक है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसका प्रयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। इसको भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला भी दूसरा भी सही, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। 1 और 2 दोनों जिसमें सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन विलयन के लिए सही है। दोस्तों विलयन के लिए कौन सा कथन सही है, इसमें से विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक विषमांग मिश्रण है। ऐसा नहीं है, विषमांग मिश्रण ये नहीं होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। ये ठोस, द्रव और गैस अवस्था में हो सकता है, ये तो ठीक है। केवल दूसरा ही इसमें सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। केवल दूसरा ही इसमें सही है, ऑप्शन बी। कोई कन्फ्यूजन ना रहे, अगर रहेगा तो दोस्तों कहीं पर ना कोई तो कमेंट कर देना, आप उसको हम क्लियर कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है ना। कहीं पर देखो वीडियो बनाते इतना लंबा चौड़ा करते हैं, काम करते हैं, काफ़ी प्रेशर रहता है, तो हो सकता है कहीं पर कोई बोलने में मिस्टेक हो जाए या लिखने में मिस्टेक हो जाए या बताने में मिस्टेक हो जाए, तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम उसको डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन करके उसको हम जो है इसमें इम्प्रूव इसमें कर देते हैं, करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। ICT का पूरा नाम क्या है। ICT का पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर कुछ सही होगा। आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होने वाला है, तो कक्षा 6 से दोस्तों, हाँ कक्षा 6 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। अधिक सीखने की उत्सुकता, ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक गुण है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी ठीक है, ठीक है। कठिन कार्य और खुला मस्तिष्क, देखिए इसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है वो कठिन कार्य और खुला मस्तिष्क। खुला मस्तिष्क तो ठीक ही है भाई, इसमें तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कठिन कार्य जो है इसमें नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण जो है
मतलब ऐसा नहीं है, आप कठिन कार्य क्या है, हमने हथौड़ा पकड़ के दिन भर पत्थर फोड़ने में लगे, वो कठिन कार्य है ना। तो कठिन कार्य बनाना हमारा काम नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी चीज़ को सरल करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसमें निरंतर खोज करता है, उसको जितना ज़्यादा खोजा जा सके, जितना सरल कर सके, वो उसका दृष्टिकोण रहता है। कार्य को कठिन बनाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों विज्ञान में रचनात्मक आकलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निदानात्मक है, ठीक है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक है। ऑप्शन बी सही है। आगे बात करेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, देखिए क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति क्या होती है, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, सही होती है। तो इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो, अर्थपूर्ण ढंग से विज्ञान के लिए ना, तो विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में, या विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश, बिल्कुल विज्ञान जो है बालक को क्या करे, कार्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार करे, ठीक है, ये जो है इसका अर्थ है। आगे बात करते हैं, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। तो विज्ञान मेले का आयोजन जो है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और जो उनका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ठीक है, तो वो वाला ज्ञान है उसको बढ़ाने, प्रयोगात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी, विज्ञान मेला होता है, उसमें लोग मॉडल बनाते हैं, कंपटीशन होते हैं, अपने अपने मॉडल वगैरह बना करके ले जाते हैं, उस मेले में प्रदर्शनियाँ होती है ना, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चों की किसी भी मॉडल पर आप अगर काम कर रहे हो तो उससे आपकी क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, साथ में जो है प्रयोगात्मकता को भी बढ़ावा मिलने वाला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे ठीक हो जाता है। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया, ठीक है, आसुत जल जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं ना, तो वो लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। तो यह विद्युत का क्या है दोस्तों, हीन यानी कि पुअर कंडक्टर है, ठीक है, विद्युत का क्या है, ये पुअर चालक है, विद्युत का हीन कंडक्टर है। आसुत जल कैसे बनाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा। 1 नैनोमीटर का बराबर कितना मीटर होगा, सॉरी माइक्रोन लिखा है यहाँ पर, तो 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है, आपसे माइक्रोन में पूछा है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻³ माइक्रोन, यानी कि 10⁻³ माइक्रोन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन होता है, ठीक है, जब कोई तरंग है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तब क्या किस में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, आयाम में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों उसके वेग में भी परिवर्तन होता है और उसके आयाम में भी परिवर्तन होता है और उसके तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर को वेग में, आयाम और तरंग दैर्ध्य तीनों में परिवर्तन होता है। तो यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह पर g के मान का 1/6 है, चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो भाई ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको फटाफट से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको मैं आंसर बता देता हूँ आपको कितना आएगा, 72 kg इसका सही उत्तर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान सबसे पहली बात आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी वैसे नहीं है, क्योंकि जो चेंज आता है ना वो भार में आता है, ठीक है ना। द्रव्यमान कहीं पर भी चले जाओ तो द्रव्यमान उतना ही रहता है, उसका निश्चित रहता है द्रव्यमान, है ना, तो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। आप कहेंगे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए 5 kg चावल लेके आए हैं तो आप 5 द्रव्यमान चावल नहीं कहेंगे, 5 kg बोलते हैं, लेकिन उसका द्रव्यमान हमेशा जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, 5 द्रव्यमान है वो जो अच्छा असल में देखा जाए तो। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है। ध्वनि तरंगों में दोस्तों ध्रुवण नहीं पाया जाता, ठीक है, ध्रुवण पोलराइजेशन ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या असर पड़ता है, तो वो भी क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है, ठीक है, उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण मतलब किस विकिरण का उच्चतम भेदन क्षमता है, मतलब ये बताना है आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसकी है, ठीक है,
तो अब अवरक्त किरण है, पराबैंगनी किरण है, एक्स किरण है या फिर गामा किरण है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को अगर थोड़ा सा अगर इसमें आप ध्यान देंगे ना, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। गामा किरणें हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स और वाई किरणें इस प्रकार से चलती है और गामा किरणें बिल्कुल सीधी चलती हैं। अब जो चीज़ सीधी जाएगी एकदम तो ज़्यादा भेदन क्षमता तो उसी के अंदर होगी ना, तो इस प्रकार से गामा किरणें यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका। आगे बढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। जब पूर्ण आंतरिक कैसी स्थिति में जब कांच से क्या करता है वो जल में चलता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है। अब सभी को पता होगा भाई, ये तो विषाणु जो होता है ना, जब तक वो किसी पत्थर में या किसी निर्जीव वस्तु में पड़ा रहेगा तो वह निर्जीव की भांति ही व्यवहार करता है, बिल्कुल मरा हुआ ही रहता है। जैसे ही वो क्या करता है, किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो फिर वहाँ पर वो गुणन शुरू कर देता है, ठीक है, वहाँ पर वो जनन शुरू कर देता है, वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, तो वहीं से उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका विषाणु सही होगा। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, पेचिस या फिर हैजा। दोस्तों इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है, वायरस विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ेंगे। वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। देखिए प्रोटोजोआ आपको पता ही होगा, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। 149 का बी यहाँ पर सही रहेगा, मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। उसके बाद एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी लेकिन स्पष्ट केंद्रक नहीं था। अब भैया उसमें कौन सी कोशिका उसने देखी होगी, तो ये जीवाणु सेल उसने देखी होगी, बैक्टीरिया सेल उसने देखी होगी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उसने एक कोशिका भित्ति तो देखी थी उसने, ठीक है, सेल वॉल देखी थी, लेकिन उसने एक इसमें सुस्पष्ट यानी कि न्यूक्लियस नहीं देखा, जो स्पष्ट न्यूक्लियस उसने केंद्रक इसमें नहीं देखा। तो ये रहे 2020 के पेपर से आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम फटाफट 2021 के पेपर के क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए थे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हमको एसिडिटी हो जाती है, तो इसमें जो है कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक भी होता है। इस अपाचन से मुक्ति पाने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक होगा। भाई देखिए, जब कोई एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है यानी कि अम्लीय माहौल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी से उसको क्षारी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि दूध या मैग्नीशियम उसमें मिक्स करेंगे, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। उसका पीएच जो अभी फ़िलहाल बहुत कम हो गया था, तो उसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बैलेंस लाएंगे, 7 में लाने की। अगर 7 से कम हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है, 7 से ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो हम उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम डालना पड़ेगा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है। वहाँ पर जो है मशरूम बनता है, रुक्षांश, ह्यूमस या अपघटक। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटक पादपों क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ह्यूमस बन जाएगा ना, ह्यूमस बन जाएगा। देखिए मृत पादप, अगर पेड़ पौधे कोई भी गल सल वो हो जाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव अपघटक जो है वो क्रिया करते हैं, उसको वो क्या खाद में परिवर्तित कर देते हैं एक प्रकार से ना, तो इसीलिए इसको ह्यूमस बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है, मतलब जरूरी या फिर जरूरी उद्देश्य नहीं है, कुल मिला के यही कहने का मतलब है। देखिए आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, तो ये तो ठीक ही है। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, भाई देखिए ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का, ठीक है। इसमें आवश्यक प्रक्रियाएं कौशल अर्जित करना, स्किल जो है एक्वायर करना, ये तो ठीक है, जरूरी है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, ये भी ठीक है। तार्किक सोच, बिल्कुल ये तो विज्ञान का है ही है। तो प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है इसका। आगे, विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है, तो छात्र एक एक्सप्लोरर के रूप में कार्य करता है। ह्यूरिस्टिक, प्रदर्शन योजना विधि या फिर व्याख्यान विधि, तो साथियों इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है उसमें करता है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। विज्ञान क्लब, विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान मेला। तो दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर विज्ञान क्लब और विज्ञान मेला, ये दोनों ही क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि कौन सा सही रहेगा इसमें, 1 और 3 वाला, केवल मतलब 1 और 3 जो सी वाला, ठीक है। विज्ञान क्लब पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। चलिए उसके बाद
नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण कौन सा है या प्रथम सोपान जो है वो कौन सा है? इसका है समस्या का प्रेक्षण जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, समस्या का प्रेक्षण ऑप्शन ये बी है। आगे बढ़ते हैं। जिन विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन विद्यालय में प्रयोग कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी संसाधन है विज्ञान क्विज, विज्ञान वृत्ति चित्र, विज्ञान पुस्तकालय या विज्ञान किट। तो भाई जाहिर सी बात है जहाँ पर वो नहीं है तो वह विज्ञान किट जो है उनका कार्य करेगा, प्रयोगशाला अगर नहीं है तो। आगे बार बार दोहराकर सत्यापित किया गया प्रेक्षण विज्ञान में क्या बन जाता है? बार बार दोहराकर अगर उसको सत्यापित किया गया है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? तथ्य बन जाता है, यानी कि फैक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत लेपन या विद्युत मोटर। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत लेपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक की रिफिल, ऊनी वस्त्र, फूला हुआ गुब्बारा या तांबे की छड़। तो साथियों तांबे की छड़ को नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक की चीज़ों को आप क्या करते हैं जब बॉडी में या कहीं पर रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा जो ऊन के कपड़े हैं आप जब सर्दियों में उनको उतारते हैं तो चिड़चिड़ की आवाज़ आती है और एक अंधेरे कमरे में उतारेंगे आपको चिंगारियाँ भी दिखाई देती हैं, तो वो भी होता है। तो ये बाकी ये वाला नहीं होगा। आगे बात करेंगे मीठे फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसमें फ्रक्टोज की उपस्थिति क्या करती है? फलों को मीठा बनाती है। अगला है आँख के उस भाग का नाम बताइए जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो भाई ये होगा परितारिका, ऑप्शन बी, यानी कि जिसको आइरिस बोला जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो भाई सभी को पता होगा शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी शुक्र यानी कि वीनस। अगला है निम्न में से कौन एक संपर्क बल है? दोस्तों संपर्क बल क्या होता है? पेशी बल जो होता है ना ये संपर्क बल होता है। ठीक है, संपर्क बल होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको बोला जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, आप इसको 8 की किताब पढ़िए, 8th की क्लास पढ़ेंगे आप की बुक पढ़ेंगे, 8 से 10 तक की बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 8th या 9th में ये आपको मिलेगा। द्रव अवस्था से में परिवर्तित हुए बिना क्या होता है? सीधे अगर सीधे ठोस बन जाता है तो उसको संग्रहण, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन या अपकेंद्रण। अब देखिए सीधे सीधे इसका सही जवाब होगा निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? तो नमक की मात्रा को संतुलित एड्रिनल, थायराइड, थाइमस या अग्नाशय। तो दोस्तों इसका होगा एड्रिनल ग्रंथियाँ, ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखते हैं। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आती है यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन वाई निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है जो वाई बता रहा है। ठीक है, 2 परिवर्तन हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें ये दोनों परिवर्तनों के नाम इसमें बताने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बताता हूँ जो प्रक्रम वाई है वह क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। परिवर्तन वाई निम्नलिखित इस कथनों में से संबंधित है। तो परिवर्तन वाई के बारे में ही ये केवल पूछ रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन वाई पूछ रहा है तो यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी है जो उसे अग्निरोधक बनाती है? मेलामाइन, बेकेलाइट। ठीक है, आपको पता है प्लास्टिक कोई ऐसे भी होते हैं जो तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे कुकर का हैंडल है। ठीक है, क्या वो प्लास्टिक जलता है? नहीं जलता है ना, वो बैकलाइट होता है। तो मेलामाइन, बैकलाइट को जैसे प्लास्टिक होते हैं जो मजबूत, जैसे बिजली के उपकरण वगैरह बनाने हैं। ठीक है, इनमें इसका इस्तेमाल वगैरह होता है। तो ये इनके जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है उसको मेलामाइन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के किस क्षेत्र भाग का उपयोग करते हैं? ये भी जो है आपको एनसीईआरटी की बुक से ये सारे क्वेश्चन वहीं से है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करता है वो, सबसे बाहरी। और उसका कलर कैसा होता है दोस्तों? वो नीले कलर की होती है ज्वाला। सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म भाग होता है ये ध्यान रखना आपने। पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी की सहायता से पृथक किया जाता है। पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है? तो भाई ये निस्यंदन कहलाती है, निस्यंदन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, जिसको फिल्ट्रेशन इंग्लिश में बोला जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्यंदन ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो विटामिन सी होता है घाव भरने में सबसे सहायक, ठीक है। चलिए आगे, जिसकी कमी हो जाती है उनके घाव नहीं भर पाते जल्दी से। आप अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना मुखड़ा देखते हैं घर में रोज। समतल दर्पण वही है। दर्पण तथा आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि आप दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं तो आपके और आपके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो खासकर ये है कि पहले 4 मीटर की दूरी थी, आप दर्पण की तरफ 1 मीटर चले गए तो उससे 1 मीटर कम हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि अब इसकी कितनी हो जाएगी, तो भाई अब आपकी और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। दुगनी हो जाती है ना, 6 मीटर हो जाएगी। 3 मीटर आपकी आपसे और दर्पण की दूरी थी, तो उससे पीछे जो प्रतिबिंब होगा उतनी दूरी पर बनेगा। 3 + 3 हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ने, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग v में समय t के साथ परिवर्तन को v - t ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। v - t ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है उसका मात्रक क्या है। तो दोस्तों उसका मात्रक क्या है, मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है उसका मात्रक, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए क्लोम पाए जाते हैं या गिल्स पाए जाते हैं। शुमन गिल नहीं, ठीक है ना, गिल्स पाए जाते हैं। तो ऑक्टोपस में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वो उद्दीपन कहलाते हैं, यानी कि स्टिमुली कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक तन्य धातु दोस्तों सोना होती है ना, ऑप्शन सी। सबसे अधिक इसको खींचकर तार जैसा बनाया जाता है। सुनारों के पास जाना, जितना ये लाइन खींच रहा हो इससे भी पतला तार वो लोग बना देते हैं, तभी तो डिज़ाइन उसमें कर पाते हैं ना। चलिए, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो ये क्या करता है, इसके क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा कागज में भीतर की तरफ जाते हुए इसकी दिशा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर कुछ सही है। आगे बढ़ेंगे, पित्त रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो दोस्तों ये फैट के पाचन में करता है, ठीक है, फैट, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए भी किया जाता है या किया जा सकता है। तो दोस्तों देखेंगे आप, चीनी और उसके बाद सिरका और नमक, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा। तो 150 क्वेश्चन 2021 से अब चलते हैं 2022 के पेपर में। तो ये गणित और विज्ञान 2022 में हम प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो इसमें जो है गणित और विज्ञान के इन लोगों ने ऐसे ही थोड़ा वो कर दिया। सभी में जो है पहले मैथ दे रहे थे, लेकिन इसमें पहले जो है आपको विज्ञान के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कोई बात नहीं, इनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का जमना, फल का पकना, जल का वाष्पन या लकड़ी का जलना। तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन जल का वाष्प में बदलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ठीक है। भौतिक परिवर्तन होता है ना, भौतिक 3 रूप होते हैं, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। 3 भौतिक रूप होते हैं इसके किसी भी पदार्थ के। तो फिर ये भौतिक अवस्थाएं होती है। जल का अगर कोई भाप बनकर उड़ जा रहा है तो फिर वो उसमें भौतिक इसमें परिवर्तन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। व्यवहार संशोधन शिक्षण अधिगम का उत्पाद है। विज्ञान पाठ्यचर्या में कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है, शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है। तो दोस्तों पहला और तीसरा जो है इसके सही हैं दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पर को बिल्कुल ठीक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है, त्वरित गति में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, या फिर एक समान वेग से गमन कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा आप ये कहेंगे कि वह जो है क्या है, त्वरित गति में है, ठीक है ना, त्वरित गति में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था, क्लोरोफिल वाला, ठीक है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हमने बताया था, तो इसका भी मैग्नीशियम सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त
माना जाता है या सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो प्रयोगशाला में कार्य निष्पादित करना जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित कक्षा की विशेषता के रूप में माना जाता है। प्रभावी गणित शिक्षा, अब देखिए क्वेश्चन इसने यहाँ पर को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। तो हम लेकिन वही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो केवल किस में आए होंगे। चलिए गणित के भी जो जिसमें सॉल्व करने वाला नहीं होगा, चलो उनको भी हम एक बार देख लेंगे। जैसे पेडागोजी के गणित के क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम हल करते हुए चलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, किसी समस्या के संपर्क करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। प्रभावी गणित शिक्षा की विशेषता के रूप में माना जा सकता है, तो उसकी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 439 के लिए सही रोमन अंक क्या होगा, मतलब रोमन में 439 को कैसे लिखेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पर ये इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो ये सीधे सीधे होता है, इसको बता देता हूँ आपको। आप देखिए कई लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद होगा तो बी वाला कर देंगे, लेकिन बी सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए ये कैलकुलेशन वाला आ गया, इसको हम नहीं देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ वाला आ गया, इसको भी हम हल नहीं करेंगे क्योंकि हल यहाँ पर वो पूछेगा, तो हल हम इसको भी नहीं करने वाले हैं यार यहाँ पर ना। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसमें भी कैलकुलेशन नहीं है तो इसको भी देख लेते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं जो है कौन सी है, 41 और 43, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्रमश मतलब लगातार आती है ना, जैसे 41 और क्या होगी 43, ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। उसके अलावा कौन सा आपके पास होगा, 11 और 13, ये भी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनमें किसी का भाग जो खुद और एक से के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 से शुरू होकर होती हैं, और कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 और 50 से 51 से 100 तक फिर 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपको याद होगा, ठीक है। अब ये तिल्लियां वाला ये जो है कैलकुलेशन है, इनको हम नहीं देखेंगे। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या कितनी होती है, कोई पिरामिड है जो त्रिभुजाकार है, उसके शीर्षों की संख्या कितनी होगी अगर पूछता है तो ऑप्शन यहाँ पर 4 देखेंगे, तो इसके शीर्ष कितने होंगे, 4 होंगे। ये त्रिभुज है, इसका पिरामिड अगर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो त्रिभुजाकार कोई पिरामिड है तो उसके शीर्षों की संख्या कितनी होगी भाई, इसके शीर्षों की संख्या 4 होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर मैथ्स के क्वेश्चन इन्होंने ना इस बार थोड़ा सा वो कर दिया। हाँ चलिए, अब यहाँ पर सीडीपी का क्वेश्चन है, मैथ्स का, पेडागोजी का। गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो यह कथन है सत्य, ये मतलब इस कैसा कथन है, सही है गलत है, ये चीज़ बताना है आपको। देखिए इसमें दोस्तों ये कथन सही है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद असत्य है क्योंकि गणित सटीक है, ये ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सत्य है लेकिन क्योंकि त्रुटियां उसके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये प्रत्यावेदन का प्रश्न है जिसमें ए और सी दोनों सही होंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है बच्चों को गणितीय कथन के बारे में बात करते समय, उनका प्रयोग करते समय एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी ये रहा। आगे बात करेंगे, अब हम इसको ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करेंगे, ठीक है। एक चलिए, एक बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी न्यूनतम संख्या होती है भाई 3, ठीक है। कोई बहुभुज है, ठीक है, एक बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी, है ना। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर कुछ ठीक है। चलिए बात करते हैं, 117 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ेंगे आगे। एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या होगी 4। आगे बढ़ते हैं, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त HCF 1 है तो वो क्या कहलाएंगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं भाई, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या अगर उनका मौसो क्या है, HCF क्या है, 1 है तो, ठीक है। चलिए ये बीच बीच में डाल दिए, तो जिनमें पेडागोजी है उनको हम देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो, ठीक है। तो उस पर क्या होगा दोस्तों, उसकी जो क्षेत्रफल वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसकी लंबाई दोगुनी करते रहे लेकिन चौड़ाई को आधी कर दे रहे हैं, तो बात तो वही रही ना, तो ये अपरिवर्तित रहेगा, उतना ही रहेगा। आगे, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को एक साथ, अच्छा चलो ये इसमें कैलकुलेशन है। देखिए गणित में आगमन विधि उपयुक्त है, ठीक है। आगमन विधि सूत्र स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए। आगमन विधि में क्या होता है, पहले जो है उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में क्या किए जाते हैं, नियम दिए जाते हैं। आगमन विधि में यही तो होता है,
ठीक है ना। तो इसके लिए क्या उपयुक्त होगा आपको बता दूं, सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त ये माना जाता है, ठीक है, सूत्र स्थापना के लिए। चलिए बात अगले, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे भाई, ठीक है ना, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, कारणों का निदान करेंगे और उनको उपचारिक कदम जो भी होगा उसको आप बेहतर कदम उनकी तरफ उठाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक रहेगा। ये नहीं कि गणित के टीचरों की तरह कूट देंगे ना, अधिकतर मोस्टली मतलब मैथ्स के जो टीचर होते हैं वो कूटते ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सौंदर्यात्मक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये एस्थेटिक वैल्यू होगा, ठीक है। गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना सौंदर्यात्मक मूल्य होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, ठीक है, कैसी स्थिति में कम करते हैं, जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपना चुंबकीय गुण मतलब खो देते हैं, थोड़ा कम करते हैं, लूज कर देते हैं। सुरक्षा फ्यूज बनाने के लिए तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में क्या होता है, अधिक न्यून प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, न्यून गलनांक, न्यून प्रतिरोधकता, न्यून गलनांक, या उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। तो साथियों इसमें प्रतिरोधकता तो ज़्यादा होती है लेकिन इनका गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जल्दी गलेंगे ना, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो जल्दी इनका गलनांक कम होगा। 10 में ही गल जाएंगे तो सही है, अगर 100 में जाके गलेंगे तो फिर तब तक तो सारा उड़ जाएगा, तो गलनांक इनका कम होता है। आगे बढ़ेंगे, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है, इन्वर्टर, यूपीएस, अपचाई ट्रांसफर या उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो ये होता है भाई अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ए सेट डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। क्या हो रहा है भाई, ये ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे बढ़े, कांसे का उपयोग मूर्तियों और पदक बनाने में किया जाता है, ठीक है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण और कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचनाओं में अंतर इस रूप में है कि, अब उन दोनों में अंतर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बताना है। पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है, तो यही उनमें अंतर है, ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, खुली सिगड़ियों या फिर कोयले की जो अंगीठियां होती हैं इनको जलाए रखने के लिए प्रायः आप क्या करते हैं, पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड की धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो इस कारण से इन पर परस्पर क्या करना पड़ता है, ऐसे पंखा करना पड़ता है जिससे कि वो परत टूट जाए, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन जाए फिर। तो दूसरा, सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जिससे ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ज़रूरी होता है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सही होंगी। आगे अगला है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है भाई, ठीक है। तो ये पोटेशियम जो है सबसे ज़रूरी होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होगा। आगे है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ऑक्सीजन मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा। वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या नहीं होगा, पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है, पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है, ये तो ठीक ही है, ये तो रुकती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में की वृद्धि, ये भी ठीक है। वैश्विक ऊष्मण, ये भी होता ही है। मनुष्यस्थली पादपों की, ये नहीं होगा ना, ऑप्शन डी, ये तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। आगे, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को वृत्तीय गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी, ठीक है, सबसे अच्छी विधा कौन सी होगी, तो गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है। तो ये वृत्तीय गति अगर पढ़ा रहा है तो गतिविधि उसमें कराया जाएगा, ठीक है, तो वृत्तीय गति पढ़ा सकता है अच्छे से। आगे देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। पानी में नमक मिलाने से दोस्तों उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है हिमांक घट जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण के द्वारा कक्षा 8 की कक्षा या 7 की कक्षा में आपको पढ़ने को ये मिल जाएगा बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, ठीक है। तो आभासी दर्पण एक तो आभासी बनेगा, ठीक है, समतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो तो आभासी होता है, हकीकत थोड़ी ना होता है। दर्पण के पीछे बनता है और बिंब के साइज के बराबर ही बनता है, ऑप्शन बी ठीक होगा सीधे सीधे। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण निम्न में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। अब भैया काला सोना ये तो पता ही है आपको किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है, मनुष्य और मवेशियों में होने वाले भयानक रोग एंथ्रेक्स का क्या कारण है। तो एंथ्रेक्स जो होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है एंथ्रेक्स।
वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी होता है उसे सार्वत्रिक ग्राही भी कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट उसको कहा जाता है। और जिसका ओ होता है तो उसको सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर उसको कहा जाता है। क्योंकि ठीक है, क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, एंटीबॉडीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होगा, एंटीबॉडीज़, लैक ऑफ एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला जो तने से प्राप्त होता है। अदरक आपको पता है भाई लौंग फूल होता है, ठीक है, अदरक, जायफल और हल्दी, अदरक और जायफल, इन तीनों में से देखो, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर को अदरक और हल्दी ये तो भूमिगत तने होते हैं, ये तो कन्फर्म है। उसके अलावा जायफल, ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं पहले, 2 और 4 पे तो ठीक है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ की फसलें हैं, देखिए चना रबी की फसल है, मूंग मटर रबी की फसल है, और उड़द क्या है भाई, खरीफ की फसल है। एक तो उड़द खरीफ की फसल है, ऑप्शन 4, ठीक है, इन तीनों में देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद मूंग जो है क्या है, मूंग भी क्या खरीफ की फसल है, तो मूंग भी खरीफ की फसल ही है, ठीक है, ये दोनों तो रबी हैं, इनको तो काट ही दो सीधे सीधे, है ना, तो मूंग भी इसमें 2 और 4 ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। और बाकी में नहीं हो सकता ना इसमें, क्योंकि इसमें 4 दिया है, 2 दिया है और 3 भी दिया है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, और इसमें भी 3 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, तो एक ही रह जाता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की इकाई है, प्रकाश वर्ष लंबाई, इसमें दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, पारसेक, नॉटिकल माइल, नैनोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी जो है लंबाई मापी जाती है या दूरी मापी जाती है, एक ही चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सभी यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक नदी को पार करते समय यात्रियों को एक नाव में खड़े होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि देखिए नाव में जब नदी पार करें तो नाव में जब खड़े होने की यात्रियों को खड़े नहीं हो सकते, बैठना पड़ता है ना। तो क्यों बैठना पड़ता है, क्योंकि उनके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है उठता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उठता है, बैठे रहेंगे तो वो एक केंद्र पर केंद्रित रहेंगे और बाहर जो है पूरा एक मतलब गुरुत्वाकर्षण का एक केंद्र बना रहेगा, जिससे नाव पलटेगी नहीं। न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन हाइड्रोजन होता है, फिर सीधे सीधे सही जवाब है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, पानी के 2 शुद्धतम रूप बताने हैं आपको, ठीक है, पानी के 2 शुद्धतम रूप, देखिए यहाँ पर नंबर 1 तो है दोस्तों इसमें वर्षा का जल, ठीक है, वर्षा का जल नंबर 1 है। अब देखिए जो पहली वर्षा होती है ना, काफ़ी समय के बाद वर्षा नहीं हुई है, उसके बाद बारिश हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अशुद्ध होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वर्षा का जल जो है वो शुद्ध माना जाता है। और अगला इसमें होगा आसुत जल, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ये तो खैर शुद्ध ही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के दौरान सर्वाधिक नष्ट होने वाले यौगिक कौन से हैं। खाना बनाने के दौरान जो सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं वो है दोस्तों विटामिन्स, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जैसे आप जो किसी चीज़ का कच्चा सेवन करते हो उससे विटामिन अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, पकाने पर खास तौर पर कुकर में पकाने पर ये नष्ट हो जाते हैं। आगे वैज्ञानिक पद्धति का दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक, काल्पनिक, व्यक्तिपरक या वस्तुनिष्ठ है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मेथड है ये, ठीक है, कोई वो नहीं, सीधे बोलना है कि भाई इसका इससे ये होता है तो होता है, कोई ना नुकर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ाने की सबसे अपरिहार्य विधि कौन सी है, तो इसकी विधि होती है प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल विज्ञान में बहुत ज़रूरी है। खाद्य परिरक्षण, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला परिरक्षण कौन सा है, ठीक है, देखेंगे आप सोडियम बेंजोइट, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। और उसके बाद निम्न में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है, ठीक है, उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण, ऑप्शन ठीक जो है ये जो है देखिए ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन डी उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाशिक परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे रेडिस जो है अपीयर होता है, तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन, विक्षेपण, विवर्तन या प्रकाश का ध्रुवण। दोस्तों आपको पता होगा ये प्रकाश का प्रकीर्णन, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये क्या दिखता है, लाल रंग का दिखाई देता है।
तो दोस्तों 150 क्वेश्चन 2022 से भी हो गए, ठीक है। तो 150 तक हमने देख लिए। तो अब देखिए हमने 4 साल के पेपर देख लिए साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं लास्ट में भी बोलूँगा, आपने अगर कक्षा 7, 8, 9, 10 ये भी आपने पढ़ ली, या फिर 8, 9, 10 की बुक्स भी आपने पढ़ ली है ना अच्छे से एनसीईआरटी की, आपको सब्जेक्ट में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है, ठीक है, हमको पता है सिलेबस उसका, और उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। अब यहाँ पर हमने बाकी साइंस के अलावा कुछ क्वेश्चन मैथ से पेडागोजी के भी हमने यहाँ पर देख लिए थे। लास्ट में कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इसका स्टैंडर्ड आपको पता चल गया कि किस दर्जे के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो लगभग हमने यहाँ पर जो है आपसे 120 साइंस के क्वेश्चन और कुछ 10-15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के 135 या 140 के आसपास हमने क्वेश्चन आज देख लिए हैं। तो पेपर होने से पहले आपने अगर रिवीजन अच्छे से पिछले 3, 4, 4, 5 सालों के पेपर देख लिए हैं तो उससे काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी भूल चूक वगैरह के लिए आप कमेंट करेंगे, हम उसको वहाँ पर जो है क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद हमारे साथ बने रहने के लिए।